विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रतियोगिता के इस दौर में आपका जीएस लगभग हर प्रतियोगिता के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में बन गया है। आज मैं आपके सामने भारत का भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण शीर्षक, भारत का भौतिक स्वरूप लेकर आया। निस्संदेह यह हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। जैसा कि आप अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं को अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं, तो आप देखते हैं कि इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न उसमें जरूर होता है। तो आज इसी शीर्षक पर हम विशेष प्रस्तुतिकरण है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे उससे संबंधित चीजें आपको समझाने का मैं प्रयास कर सकूं। तो भारत का भौतिक स्वरूप, तो भारत के भौतिक स्वरूप को अगर देखा जाए तो भारत का जो उच्चावच है, उच्चावच यानी बनावट, तो भारत की जो उच्चावच स्थिति है वो एक समान नहीं है। कहीं गहरे समुद्र हैं, सागर है, महासागर है, तो नदियां हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं विशाल मरुस्थल है। और भारत को इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 विभागों में बांट दिया गया। 5 विभाग में बांट दिया गया। लेकिन इन 5 विभागों को बताने से पहले मैं भारत की एक और चीजों से या भारत की स्थिति से परिचित कराना जरूरी समझता हूं। तो भारत की सबसे पहले स्थिति जानिए। भारत की स्थिति कहां है? अगर हम विश्व पटल पर भारत को देखते हैं तो भारत की पूरी सिचुएशन क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो साथियों, भारत की जो स्थिति है, तो सबसे पहले स्थिति में हम नामकरण में चलते हैं। नामकरण में भारत के अनेक नामों से आप परिचित होंगे। उनमें से आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, सप्त सैंधव प्रदेश, और आधुनिक समय में आज भारत को 2 प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। हिंदी में से भारत और इंग्लिश में से इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी नामकरण से संबंधित चीजें। स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो ग्लोब, इस ग्लोब में भारत की जो स्थिति है, ये भूमध्य रेखा और ये अक्षांशीय स्थिति है और ये देशांतरी स्थिति है। उस पर अगर हम देखते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये उत्तरी और ये पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत ग्लोब पर कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी संरचना देखा जाए तो उच्चावच के आधार पर मैंने आपको बताया कि इसकी जो संरचना है वो विश्व के अधिकांश देशों की जो उच्चावच होती है एक जैसी नहीं होती। लेकिन अगर भारत की संरचना को देखा जाए तो उच्चावच उसको 5 विभागों के रूप में बांटा गया है। थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक से हटकर अगर इसको भी हम समझ लें तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम ग्लोब पर देखते हैं तो ग्लोब पर 2 काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश क्या है? पृथ्वी के समानांतर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर जाते जाते ये छोटी होती जाती। जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती हैं, इनका आकार छोटा होता जाता। तो इस तरह से ये जो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। दूसरी तरफ आता है हमारा देशांतर रेखा। तो देशांतर क्या है? पृथ्वी के समानांतर
पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ऐसी लंबवत रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं वो देशांतर के रूप में जानी जाती है। इसको हम दो भागों में बांट देखते हैं, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। जैसा कि आप जानते हो कि पूरे वृत्त का मान मैथमेटिक्स में क्या होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होती है। तो इस तरह से ये जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय समय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय समय मानक। आपको एक प्रश्न मिल सकता है कि अंतरराष्ट्रीय समय मानक किस डिग्री को माना गया, तो ये 0 डिग्री या मित्य रेखा, देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय माना जाता है, जो ब्रिटेन के लंदन से होकर गुजरता है, यानी ये इंग्लैंड में। तो ये 0 डिग्री या मित्य रेखा, आप इसको समझिए। अब इसका फायदा क्या है, देखिए ज्योग्राफी में या इसका हमारे इसका सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है उसको देखिए। अगर हम 1 डिग्री देशांतर पर जाते हैं तो हमें दो चीजों की, एक तो समय और दूरी दोनों पता चलती है। कैसे, इसको समझते, इसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों जानते हो कि अगर एक देशांतर पूर्व की ओर हम जाते हैं तो क्या होगा, एक देशांतर पूर्वी बराबर 4 मिनट, एक देशांतर पश्चिमी बराबर -4 और इधर +4, इधर +4। जैसे पूर्व की ओर आप बढ़ते हो देशांतर, वैसे 4। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यदि आम्बेडकर रेखा पर 12 बजा हुआ है और पूर्वी देशांतर में एक देशांतर अगर प्लस होता है तो पूर्वी में एक देशांतर पर समय अलग हो जाएगा। उदाहरण, एक देशांतर पर अगर यह आम्बेडकर रेखा 0 देशांतर रेखा पर 12 बजे हुए हैं और एक देशांतर रेखा, जैसे हम पूर्व की ओर, एक देशांतर पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसमें 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। 4 मिनट कैसे, यदि आम्बेडकर रेखा पर 12 बजा हुआ है तो यहां 12:04 हो जाएगा। यही इसके अपोजिट, यदि आम्बेडकर रेखा के यानी ये मानक समय के पश्चिमी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर पर यदि एक पश्चिमी देशांतर की ओर हम बढ़ते हैं तो एक देशांतर पश्चिमी पर ये क्या हो जाएगा, अगर आम्बेडकर रेखा पर 12 बजा हुआ है तो पश्चिमी में यही माइनस में हो जाएगा, अर्थात 11:56 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इस काल्पनिक दोनों रेखाओं का, इस ग्लोब की दोनों काल्पनिक रेखाओं का समय से इंपॉर्टेंट है। यानी एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो है वो विश्व के समय का निर्धारण करता है। और जैसा कि मित्रों आप जानते हो कि हर जगह बिना समय के हमारे किसी भी कार्यक्रम को संपादित नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी कार्य को, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो या किसी ऑफिस के वर्क हो या हमारा रूटीन हो, बिना समय के नहीं चल सकता। तो विश्व के जो समय विभाजन किया गया है, इस समय विभाजन का आधार कौन है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। और उनमें ही ये कौन सी है, ये 0 डिग्री या आम्बेडकर रेखा, 0 डिग्री देशांतर या आम्बेडकर रेखा को या ग्रीनविच मीन टाइम को माना जाता है।
इसका दूसरा फायदा क्या है? मैंने अभी बताया कि इससे समय के साथ दूरी का भी बोध होता है। इससे समय के साथ दूरी का बोध होता है। अब दूरी क्या होता है? जैसे ही एक देशांतर पर आप जाते हैं तो एक देशांतर बराबर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है, यह दूरी प्रकट करती है 111 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें दूरी का भी बोध होता है और समय का भी बोध होता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये प्लेन को उड़ाने में, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी वायुयान का भी एक रूट होता है और यह रूट इन्हीं देशांतर और अक्षांशों पर ही कार्य करता है। तो इस तरह से मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत ये अतिरिक्त चीजें बताई, ठीक है। अब आइए, महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप, और इस भौतिक स्वरूप को हम 5 विभागों में बांटते हैं। और 5 विभागों में, जैसा कि मैंने आपको भारत की स्थिति के संदर्भ में समझाया कि भारत ग्लोब पर किस स्थिति में है, तो मैंने आपको बताया कि भारत की इसका दक्षिणी सिरा, स्पेशली तमिलनाडु, यह भूमध्य रेखा के नजदीक है। भारत का जो दक्षिणी सिरा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो भारत का जो दक्षिणी सिरा है यह भूमध्य रेखा से नजदीक है, ठीक है। और अगर भारत की सिचुएशन देखा जाए, बनावट देखा जाए, तो उसकी स्थिति क्या है? इसके हम प्राकृतिक विभाग की बात करते हैं। किसकी मित्रों? प्राकृतिक विभाग। प्राकृतिक विभाग में अगर हम देखते हैं तो बनावट के आधार पर अगर हम प्राकृतिक विभाग देखते हैं तो इसकी प्राकृतिक सीमाओं को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। अब ये सीमाएं कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हो, आप सबको पता होगा कि उत्तर में भारत की जो प्राकृतिक सीमा है वो हिमालय श्रृंखला के रूप में है, हिमालय पर्वतमाला के रूप में है। ये हिमालय, इसीलिए भारत को, जो हिमालय को भारत का प्रहरी कहा जाता है। ये प्राकृतिक सीमाओं की चर्चा हो रही मित्रों। तो हिमालय उत्तरी सिरे में क्या है? हिमालय। दक्षिणी में, जैसा कि आप सभी को पता है कि दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी और पश्चिम अरब सागर, अरब सागर। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो भारत की प्राकृतिक सीमाएं थी ये किस तरह थी। फिर से एक बार मैं आपको इस चीज को रिवाइज करा देना चाहता हूं कि भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो मुख्य रूप से कैसी हैं? उत्तर में हिमालय के रूप में, दक्षिण में हिंद महासागर के रूप में, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के रूप में, और पश्चिम में अरब सागर। तो जाहिर सी बात है मित्रों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। निसंदेह मैं अब अगला वीडियो भारत के भौतिक स्वरूपों में एक एक स्वरूप पर विस्तृत रूप से लाऊंगा। तो ये बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पुटअप किया जाता है। आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का बुकलेट ले लीजिए और आप देखेंगे इससे संबंधित कोई न कोई, इससे रिलेटेड कोई न कोई प्रश्न आपको जरूर मिल जाते हैं। और ये सभी छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक शीर्षक है, इसलिए इसको ध्यान रखें। मैं आपको अगले वीडियो में भारत के भौतिक स्वरूप का पहला स्वरूप बताने का प्रयास करूंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।